हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 22 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है नीड टू एड्रेस। अभी जो वैक्सीन को लेकर के चेंजेस किए गए हैं स्ट्रेटजी में, जिसमें स्टेट्स को 400 रुपये पर वैक्सीन के हिसाब से अवेलेबल कराया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपये पर वैक्सीन के हिसाब से कराया जाएगा अवेलेबल। तो ऐसे में स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें एक और मुद्दा ऐड हो चुका है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं कॉपरेशन या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सेंस जहाँ पे आता है, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ कि लॉकडाउन एक लास्ट रिजॉर्ट के तरीके से अपनाए, ये बात कही गई हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। बोले स्टेट्स अगर कैसे भी करके कोविड-19 इन्फेक्शन का जो कर्व है उसको बेंड करना चाह रहे हैं या करना है हमें, तो उसके लिए लॉकडाउन को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे काम करेगी। जब हथियार सारे ख़त्म हो जाएं तब जा कर के उसको यूज़ करें। इसके अलावा या अब जो अलग अलग जो हॉटस्पॉट्स बन के आ रहे हैं, जैसे दिल्ली की बात करो या महाराष्ट्र की बात करो, वहाँ पर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी इनएडिक्वेसी फिर से हाईलाइट हो रही है। जबकि पिछली बार एक्सपर्ट पैनल ने, पिछली बार जब ये आउटब्रेक हुआ था, फर्स्ट वेव जब आई थी कोविड-19 की हमारे यहाँ पे, तो सीधा सा कह दिया था उन्होंने कि हमें हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बजाय इसके कि पैनल ने रिकमेंडेशन दे दी, फिर भी कोई अच्छे से कदम नहीं उठाए गए। आज तो चलो आपके पास वैक्सीन भी अवेलेबल है, लोगों के पास एक्सपीरियंसेस भी अवेलेबल हैं, बट फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि नासिक जैसे एक तरीके सिटीज़ में, वहाँ पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीकेज होता है और 24 जनों की डेथ हो जाती है, तो ये बहुत चिंता की बात है। तो इस आर्टिकल में यही चीज़ें बताई है, तभी बोला है नीड टू एड्रेस। ठीक है ना। तो इसको हेल्थ केयर वाला जो पोर्शन है आपका, हेल्थ वाला जो पोर्शन, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा इधर देख रहे हो आर्टिकल, ये भी कोविड-19 की वजह से क्राइसिस, माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर के, कि माइग्रेंट जो है, माइग्रेंट लेबर, उनकी मेहनत से ही आज कंट्री बहुत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करो या कोई भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करो, तो माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर राइटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स को वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी अवेलेबल करानी चाहिए। जबकि रियलिटी हमें पता है कि माइग्रेंट्स की प्रायोरिटी लिस्ट में माइग्रेंट को कंसिडर ही नहीं किया जाता है। आज पिछले साल का हमारे पास में एक्सपीरियंस है, जैसे ही लॉकडाउन इम्पोज किया था, कैसे माइग्रेंट्स चले गए थे। तो अभी ये डिमांड की जा रही है। तो इस आर्टिकल में देखो, इनमें जस्ट ही काम का है, बाकी और ज़्यादा कुछ काम के हैं नहीं ये आर्टिकल्स। तो हम इनमें बाद लास्ट में देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन टाइप। इधर आप देखोगे कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज, जजेस की अपॉइंटमेंट की अगर बात करें हायर जुडिशरी में, तो यहाँ पर जुडिशरी प्लस एग्जीक्यूटिव दोनों साथ मिलके काम करते हैं कोलैबोरेटिव मैनर में, एक दूसरे का सहयोग करके फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कल हमने रिपोर्ट पढ़ी थी शाम वाले वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हाई कोर्ट्स में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एडॉक जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। तो यहाँ पर जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट को ये बात कही गई है कि भाई आप प्रेसिडेंट को ये कहा कि मतलब आप अगर अपॉइंटमेंट करते हो जजेस की, तो आपको 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो ये टाइमलाइन भी अपने आप से उन्होंने अमेंड की है। तो ये कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है जहाँ पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों साथ मिलके काम करते हैं। इसमें मिसट्रस्ट नहीं आना चाहिए, एक दूसरे की बात को मान। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव का मूड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कई दिनों तक डिले किए जा रहे हैं। इधर जुडिशरी जो है वो टाइम पे रिकमेंड ही नहीं कर रही है नामों को। तो वो एक कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है जुडिशरी से। ठीक है, इसको भी देख लेंगे थोड़ा बहुत। इसके अलावा इधर ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के आज वर्ल्ड्स अर्थ डे है, इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल। ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि क्लाइमेट चेंज अभी अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच चुका है। इसको रोकने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको बहुत हद तक आगे का एक लीडर की तरह काम करना पड़ेगा। इस आर्टिकल को हम देखेंगे, इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। आइडिया पेज पे तीनों आर्टिकल्स कोविड-19 को लेके ही है। हम थोड़ा सा केवल लेंगे आइडिया यहाँ से, स्टॉप द ब्लेम गेम।
जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम लगा रही है। कोई बोलता है कि रैलीज इतनी सारी कर दी इसकी वजह से केसेस आ रहे हैं, कोई बोलता है लापरवाही जहाँ ज़्यादा हो रही है। तो एविडेंस की बहुत कमी है यहाँ पर। सुरजीत भल्ला और करण भसीन दोनों एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, डेटा पे। तो डेटा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि एविडेंसेस जो हैं वो अभी भी इतने क्लियर नहीं है कि कोविड-19 आउटब्रेक हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है, फिर से ये आया कहाँ से। पिछली बार स्लम्स में था, मुंबई की बात करें तो अब की बार हाई राइज बिल्डिंग्स में केसेस आ रहे हैं। तो बीच में एक बार बिल्कुल कम हो गए थे, सितंबर में हाईएस्ट पीक पहुंची थी कोविड-19 केसेस की, फिर डाउन होते होते दिसंबर जनवरी आते आते बहुत कम केसेस हो गए और फिर अचानक से फिर से आउटब्रेक होने लग गया। तो ऐसे में डेटा को तो हम ज़्यादा कुछ एनालाइज करेंगे नहीं, बाकी इसमें कुछ एनालिटिकल अप्रोच बताई हुई है, ठीक है। एक है इसमें गैम्पर्ड्स कर्व, ठीक है, उसको हम देख लेंगे थोड़ा सा। और तो बाकी इधर ये वाला आर्टिकल काम का है नहीं हमारे लिए, आप देखना चाहो आप देख लेना। और नीचे भी ये कोविड-19 के टाइम्स के ऊपर कैसे हम सोच समझ के आगे बढ़ सकते हैं देख लेना आप खुद से, हम डिस्कस नहीं करेंगे। देख लेते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। अब फर्स्ट आर्टिकल है द टाइम इज़ नाउ। इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो कंजर्वेशन वाला जो पॉइंट है उसके साथ में जीएस पेपर 3 में। ये आर्टिकल लिखा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, ये पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि आज की अगर बात करें तो क्लाइमेट एक्शन, बोल्ड क्लाइमेट एक्शन लेने बहुत ज़रूरी है अगर ह्यूमैनिटी को हमें बचाना है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस हमेशा से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती आई है। तो साइंस को फिर से अपनी तरफ से आप एक अप्रोच तैयार करनी पड़ेगी जिससे कि ये क्लाइमेट क्राइसिस को ख़त्म किया जा सके। इररिफ्यूटेबल का मतलब हो गया कि आप साइंस को रॉन्ग साबित नहीं कर सकते हो। और आप देखो कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को कैटास्ट्रॉफ में कन्वर्ट होने से पहले रोकना है, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है एक डिजास्टर, बहुत बड़ी डिजास्टर जो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, तो उसमें कन्वर्ट होने से पहले रोकना है तो हमें ग्लोबल हीटिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर तक ही रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया तो फिर बाद में क्लाइमेट चेंज हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, आप तो तैयार रहो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कंट्रोल कर सको। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में, तब से लेकर अब तक की बात करो, ठीक है। ऐसा कुछ करने के लिए करना क्या है, बोले नेट ज़ीरो एमिशन के ऊपर अब काम करना पड़ेगा जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका एडिशन ना हो। नेट ज़ीरो का मतलब आपको मैंने बताया था कि अगर आज के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन को आप एज इट इज़ मेंटेन रखते हो, चाहे कितना ही और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दो और जितना ऐड किया उतना ही आपने एब्जॉर्ब करवा दिया, चाहे वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करो चाहे फॉरेस्ट लगा करके करो। तो ऐसे में ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में अगर आप मेंटेन रखते हो तो दैट विल बी नोन एज नेट ज़ीरो एमिशन। तो इसको बहुत जल्दी अचीव करना ज़रूरी है, कम से कम सेंचुरी का मिड आते आते 2050 तक। अभी तक हम देखें 2/3 ग्लोबल इकोनॉमीज़ की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक तरह कमिटमेंट ले लिए हैं। 2/3 के अंदर मेन जो आ गए ना बड़े बड़े, ये चाइना हो गया, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो 2/3 हिस्सा है ना, उन कंट्रीज़ ने अपने कमिटमेंट फिक्स कर लिए कि हम आने वाले टाइम पे जल्दी ही नेट ज़ीरो अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे। इसके अलावा ज़रूरत ये है कि सभी कंट्री, सारी सिटीज़, सभी बिजनेस हाउसेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस कोalition को ज्वाइन करना चाहिए, इस पूरे संगठन को ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि कॉन्क्रीट लेवल पे अच्छे से प्लान बनाया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए और अचीव किया जा सके नेट ज़ीरो टारगेट्स को। और भी इससे ज़्यादा अर्जेंट क्या चीज़ आ जाती है कि लॉन्ग टर्म एम्बिशन हमें अगर अचीव करना है तो हमें लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लान बना के फिर शॉर्ट टर्म को पहले अचीव करने की ज़रूरत है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज देखोगे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है कि आज कोविड-19 जैसी पेंडेमिक आ गई तो इसको रोकने के लिए कितना पैसा खर्च किया जा चुका है। तो क्यों ना इकोनॉमीज़ को अपने खुद को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक रिवाइटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, कुछ कमियां रह गई हैं उनको सही किया जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोला हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क अवेलेबल है जो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। इस
क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी कंट्रीज़ ने अपने खुद के नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाए और उसमें कमिटमेंट फिक्स किया। तो इसी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इंडिया ने किया था कि हम 30 से 35% पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 30 से 35% तक हम एमिशन को रिड्यूस कर लेंगे 2030 आते आते 2005 में जो एमिशन का लेवल था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऐसे ही अपने अपने कंट्रीज, सभी कंट्रीज ने अपने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अपने अपने फिक्स कर लिए। तो ऐसे में 2025 तक काम होगा और फिर अगले 5 सालों में एक अलग नए फेज में काम होगा। तो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होने से हमें प्रोटेक्ट करना है, तो यूनाइटेड नेशन की जो UNFCCC की जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है COP26, जो कहाँ पे होगी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड की कैपिटल में नवंबर में होने वाली है, तो वहाँ पर और अच्छे से रेजोल्यूशन लिया जाए और इन पे काम किया जाए। अगर हम नए नेशनल प्लान बनाते हैं और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन को अगर कट कर लेते हैं, तो उसके लिए अब हमें टारगेट करना पड़ेगा कुछ बड़ा, और वो क्या होगा कि 2030 आते आते, ये COP26 में क्या रेजोल्यूशन लो कि भाई 2030 आते आते 2010 में जितना एमिशन हम लोग कर रहे थे उसका 45% तक हम रिड्यूस कर देंगे। मतलब और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स लेने पड़ेंगे। अब एम्बिशियस टारगेट्स होते हैं ना, वो कई बार इल्यूजनरी होते हैं। अब अचीव होंगे कि नहीं होंगे वो जाने भगवान, बाकी चांसेस ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक पिछले जो एक्सपीरियंसेस है ना, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल की बात करो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की बात करो, इनके ऊपर कौन सीरियस होकर काम कर रहा है? कोई नहीं। केवल एक पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ, सब भूल गए इन चीज़ों को। ठीक है, ये रियलिटी है। ओके, खैर वापस आर्टिकल पे आते हैं। इसके अलावा बहुतों ने ऑलरेडी ये चीज़ अपनी तरफ से प्रेजेंट करती है कि हाँ, हमारे पास में क्लियर पॉलिसीज़ हैं, कैसे भी करके हम क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए भी काम करेंगे। अच्छा, अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि मान लो क्लाइमेट चेंज हो गया तो भी हम जी लेंगे, हमने अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लिया, दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेसिबल बनाने के लिए भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी बहुत सारी है, तो उसको रिड्यूस करना। इसके अलावा दूसरे जो प्लान्स हैं वो ये कि 1% कट कैसे भी किया जाए, उसके लिए भी प्लान रेडी है। और आज प्लेनेट के लिए रेड अलर्ट आ भी चुका है। ये हम जानते ही हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में, कभी यूएसए की बात कर लो, वहाँ पर टॉर्नेडोज आ रहे हैं, हरिकेन्स आ रही हैं। इधर देखो आप, यूरोप में हीट वेव्स आ रही है। इंडिया में हमारे देखो, केरला में बैक टू बैक फ्लड्स आ रही हैं, कभी ड्रॉट्स आ रहे हैं। इंडोनेशिया में देखो सुनामी तो खैर क्लाइमेट चेंज का नहीं है, वहाँ पे आप देखो टाइफून्स आ रहे हैं। चाइना की तरफ देखो, तो इसी तरीके से रेड सिग्नल तो आ चुका है। ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। देखो, अभी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अभी लीडर्स की समिट होगी क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का फिर से जागना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक बिगेस्ट एमिटर कंट्री है। ठीक है, तो कोल को यूज़ करना, इसको फेज आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोल इकलौता ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कोल का यूज़ करना, थर्मल पावर प्लांट्स में, उसका मेन बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर को राइज होने से रोकना है, तो ऐसे में कोल को हमें एक तरीके से आउट ऑफ द स्टॉक करना पड़ेगा। अगर ग्लोबल यूसेज के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में लगभग टारगेट ये करना चाहिए कि 2030 आते आते हम 80% तक कोल यूज़ को कम कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जितना 2010 में यूज़ होता था उसका। ठीक है ना? तो ऐसे में डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को अपने आप को कमिट करना, जिससे कि 2030 तक ये अचीव हो जाएगा। तो यही चीज़ दूसरे कंट्रीज़ को भी फॉलो करनी चाहिए 2040 तक। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ को थोड़ा प्रायोरिटी पे रखो और फिर बाद में बचे हुए सभी कंट्रीज़ को उनको फॉलो करना चाहिए। और इसके लिए नए कोल प्लांट्स बनाने को बिल्कुल डिनाई करो, नए कोल प्लांट्स मत बनाओ। आज आप देखोगे कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल कोल फ्लीट, जितने भी थर्मल पावर प्लांट या कोल बेस्ड जितने भी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, ओवरऑल सारा आ गया इसमें ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉस्टली साबित हो रही हैं। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी बेसिस पे आप कुछ नया प्लांट बनाओ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, और दूसरी तरफ जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको मेंटेन करो। बोलो उससे महंगा रिन्यूएबल एनर्जी उससे सस्ती पड़ेगी, तो क्यों ना आप इस साइन को, इस सिग्नल को एक्सेप्ट करो और रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल स्टोरेज के ऊपर आप रिलाई करना शुरू कर दो। इसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि ये जो ट्रांजिशन है
जिसमें हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक प्रीवियस एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, जिसमें अगर फॉसिल फ्यूल से जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाते हैं तो जॉब लॉस कितना होगा। जाना तो बहुत आसान है, बोल तो दिया आपने, पर करोगे कैसे। तो यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्होंने भी ये बात कही है कि देखो इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के वर्कर्स पे पड़ेगा और सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इनफॉर्मल सेक्टर पे, और वो भी मेनली इंडिया की बात आप कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो उनको जॉब दिलानी और उनको रीस्किल करना, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप जाओगे तो आज जो मान लो मेघालय का एग्जांपल देता हूँ मैं, जहाँ पे रेड हॉल माइनिंग्स होती है, ठीक है, सब मतलब लोग अपने डोमेस्टिक लेवल पे ही कोयले की खुदाई करते हैं और फिर उसको बेच करके अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो ऐसे में उनको आप रीस्किल करो जिससे कि वो दूसरे एरियाज में जॉब ले सकें या रिन्यूएबल एनर्जी में जॉब ले सकें। सिमिलरली वुमेन को भी हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है और लड़कियों को भी इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है, तो ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंट्रीज़ अगर हम देखें तो जो लोग क्लाइमेट चेंज में बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि आइलैंड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो उनको भी अब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान होंगे ये आइलैंड नेशंस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ऐसे में आप देखोगे कि जो स्नो है या फिर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होंगी और इससे क्या हो जाएगा, सी लेवल ये अपने आप राइज होगा। तो ऐसे में आइलैंड कंट्रीज डूब जाएंगे और हो सकता है आने वाले टाइम पे वो हमें दिखे ही नहीं। तो इन कंट्रीज को भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या फिर अपने आप में एक ग्लोबल एक तरीके से पूरा पुश मिलना चाहिए क्लाइमेट एक्शन को। दूसरी तरफ जो अभी एक तरीके से कमिटमेंट लिया हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज ने कि $100 बिलियन का हम एनुअली कंट्रीब्यूट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। इससे क्या होगा कि वो ड्यूरेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे। देन मतलब ये हो गया कि वो ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज जिससे कि फॉसिल फ्यूल पे रिलायंस मिनिमम कर सके, ठीक है। साथ में क्लाइमेट फाइनेंस को भी उनको ये क्लाइमेट फाइनेंस ही बोला गया है $100 बिलियन का। इससे क्या होगा कि कोल या फिर फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो भी एनर्जी सिस्टम है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर देंगे। देखो G7 समिट होने वाली है जून में, तो अपॉर्चुनिटी है इन वेल्दीएस्ट कंट्रीज के पास में। G7 कौन से कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड के वेल्दीएस्ट कंट्रीज हैं, तो उनके पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो नेसेसरी फाइनेंस कमिटमेंट्स को कंप्लीट करे। $100 बिलियन का अगर उन्होंने कमिटमेंट लिया हुआ है कि हम डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प देंगे, तो वो कमिटमेंट पूरा करो। और इसी चीज़ को ध्यान रखने के लिए COP26 में एक रीट्रेशन होना चाहिए, फिर से इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। देखो गवर्नमेंट तो लीड करेंगी ही, इसमें डाउट नहीं है। बाकी इसके अलावा जो दूसरे और सेक्शंस हैं, चाहे वो मल्टीलेटरल सेक्शंस की बात करो या नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स की बात करो या बिजनेस हाउसेस की बात करो, उनको भी बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। तब जाकर के आप रेजिलिएंट इकोनॉमीज बना पाओगे, तब जाकर के आप ऐसी इकोनॉमी बनाओगे कि जब क्लाइमेट चेंज का असर भी आ गया तो आपकी इकोनॉमी टूटेगी नहीं, आपकी इकोनॉमी फिर से उठ खड़ी होगी, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको भी देखो अपनी तरफ से अपनी खुद की ड्यूटीज़ लेनी होगी और काम करना होगा। और साथ में आज अगर देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज पे इस तरीके के कर्जे बढ़ चुके हैं जो कि उनको अपंग बना सकते हैं, एक तरीके से क्रिपलिंग डेट, ठीक है ना। तो वो मुश्किलें कहीं ना कहीं एक सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। देखो ह्यूमैनिटी की अगर बात करें, ह्यूमैनिटी वॉर की अगर बात करें नेचर के अगेंस्ट में, कि ह्यूमैनिटी को सरवाइव कराने के लिए या ह्यूमैनिटी को बहुत इंक्रीज करने के लिए नेचर को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये कोई सही बात नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है ह्यूमैनिटी को सर्वाइवल के लिए नेचर को प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, तभी जा कर के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2030 का टारगेट लिया हुआ है वो अचीव कर पाएंगे। तो टाइम देखो बहुत जल्दी निकल रहा है। यहाँ पर हम केवल वाइट फ्लैग को राइज नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, हमें ब्लू फ्लैग, यूनाइटेड नेशन का जो ब्लू फ्लैग है जिसमें सॉलिडेरिटी और होप दोनों की बात की जाती है कि हाँ हम बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हैं और हमारे पास में आशा है कि हम डेफिनेटली इसको अचीव कर लेंगे। तो आज अर्थ डे है, इसी के चलते ये आर्टिकल आया था जिसमें हम सबको साथ में आकर के और इस मोमेंट को एक तरीके से रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना है और उस पर काम करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पुटिंग माइग्रेंट्स फर्स्ट।
आर्टिकल लिखा है एस इरुदया राजन और नेल्गिन या नेल्जिन टेंशन, ठीक है, टेनिसन, सॉरी, ठीक है। तो इन्होंने जो आर्टिकल में बताया वो ये कि पिछली साल के लॉकडाउन को नरेट किया है यहाँ पर तो पूरा, ठीक है, कि कोविड-19 पैंडमिक आया, 21 दिन का लॉकडाउन 23 मार्च को लगा दिया जाता है। 1.38 करोड़ लोग, ये बेसिकली 1.38 करोड़ तो नहीं होना चाहिए, 138 करोड़ लोग हो गए, है ना, बिलियन हो गया ये, कोई नहीं, डेटा में हो जाता है कई बार मिसप्रिंट। ओके, तो 138 करोड़ लोगों को एकदम से रोक देना, फिर 3 मई तक एक्सटेंड, 3 मई को हो गया, फिर 31 मई तक एक्सटेंड कर देना, फिर अनलॉक शुरू होता है, कोविड-19 वैक्सीन आ जाता है। 105 मिलियन इंडियंस की अगर बात करें तो अभी तक वैक्सीनेट कर दिया गया, मतलब 10.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मिल गया है। आप देखोगे वैक्सीनेशन देने में ऑक्यूपेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में दिया गया और मेनली ऑक्यूपेशन, एज और हेल्थ कंडीशन, इन 3 चीज़ों पे ध्यान दे करके उनको वैक्सीनेशन दिया गया है। और साथ में अभी 11 से 14 अप्रैल को टीका उत्सव के तौर पे सेलिब्रेट किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया और अब धीरे धीरे आप देख सकते हो कि 45 साल से ज़्यादा लोगों को तो वैक्सीनेशन 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो ही गया। अब 18 साल से ज़्यादा लोगों को सभी को वैक्सीनेशन मिलने की शुरुआत 1 मई से हो जाएगी। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक जगह पे अभी तक, चलो 1 मई वाला जो मुद्दा उसको तो छोड़ो, अभी तक 1 अप्रैल तक जो अनाउंसमेंट हुई उनमें माइग्रेंट्स को एक्सक्लूड करके रखा है। आज कोई भी अगर सिचुएशन देखो, हर एक सिचुएशन में मार्जिनलाइज पोर्शन में कौन आता है, वो है माइग्रेंट, और उसमें भी वल्नरेबल सर्कुलर माइग्रेंट्स। वल्नरेबल क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत वीक है जॉब मार्केट में, उनका जॉब आज है, पता नहीं कल होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सर्कुलर इसलिए बोला जा रहा है कि वो अपने अर्बन वर्क प्लेस से और रूरल होम टाउन के बीच में लगातार वो घूमते रहते हैं सीजन के बेसिस पे, चाहे वो रिक्शा चलाने के लिए सिटीज़ में आए या फिर घर जा कर के खेती वापस करनी शुरू कर दें, फिर सिटीज़ में आकर के कोई और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लग जाए, फिर घर पे चले जाएं। तो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ आज ड्विंडल कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हेल्थ केयर की बात करो, न्यूट्रिशन की बात करो, हाउसिंग की बात करो, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की बात करो, ये सारी की सारी आप देखोगे तो इनकी अवेलेबिलिटी माइग्रेंट्स के लिए बहुत कम है। मेजॉरिटीज़ की अगर बात करें माइग्रेंट्स की, वो कैसे हालात में रहते हैं हमें भी पता है। और दूसरा, लॉकडाउन लगने के बाद में जो परिस्थितियां बन गई थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखद हो गई थी। माइग्रेंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। आज इनफॉर्मल सेक्टर में लगभग 90% तो केवल माइग्रेंट्स ही हैं, ठीक है, मतलब 90% जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर का है, और उस इनफॉर्मल सेक्टर में 75% कंट्रीब्यूशन केवल माइग्रेंट वर्कर्स का है। तो ये वल्नरेबल सर्कुलर माइग्रेंट्स है ना, इनकी सर्विसेज को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। आज इंडिया की बात करें, 2020 में लगभग 60 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स है, 600 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा फिगर है ये। कोविड-19 क्राइसिस के चलते 200 मिलियन, मतलब 20 करोड़ के लगभग माइग्रेंट्स, ये हो सकता है फिगर देख लो आप, 200 मिलियन माइग्रेंट्स का मूवमेंट हो गया। सिमिलरली 140 मिलियन ने तो जो माइग्रेंट थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत बुरे बुरे काम तक करना शुरू कर दिया। आज आप देखो रेलवे ट्रैक्स पे क्या हाल हो जाते हैं, किस तरीके से इनका जब रिवर्स माइग्रेशन देखा गया तो एक छोटी, मतलब जो ब्रेड विनर्स हैं एक फैमिली के लिए, जो रोजी रोटी कमा करके लेके आते हैं, उन लोगों के लिए ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है। मार्च 2020 की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर जैसे लॉकडाउन इम्पोज हुआ तब जाकर के 1.7 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज डिक्लेयर किया गया, जिसमें कैश ट्रांसफ़र भी था, फूड सिक्योरिटी का काम भी किया गया। नरेगा के अंदर जो वेजेस थे उनको 202 रुपये तक बढ़ा दिया गया था, जो पहले 182 रुपये थे। और दूसरा, लगभग पीएम केयर फंड भी इस्टेब्लिश किया गया था, उसमें 1000 करोड़ रुपए तो माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए दिया गया था। तो कहने का मतलब माइग्रेंट्स की इस इम्पोर्टेंस को कंसिडर करने में सरकार ने बिल्कुल भी एकदम इग्नोर नहीं किया है। पर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अभी तक सरकार ने अपनी तरफ से करने की बहुत कोशिशें की हैं, पर फिर भी माइग्रेंट क्राइसिस को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अभी भी माइग्रेंट्स के दिमाग में जो एंजाइटी है, जो डर है, जो भय है,
उसको अभी भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो इन एडिक्वेसीज को आप फुलफिल करो। तो अभी जो मेन पॉइंट है इस आर्टिकल में, ये सारी चीज़ें हमने बैकग्राउंड पूरा अच्छे से जाना, उसके बाद में ये है कि वैक्सीनेशन का जो सीन है ना, उसमें अभी भी माइग्रेंट्स को हम ज़्यादा फोकस में नहीं ला रहे हैं। वैसे तो चलो ठीक है कि अभी 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तो उसमें जो नेक्स्ट फेज़ जो है, तो उसमें 18 साल से सब ज़्यादा उम्र के सभी लोग आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट माइग्रेंट वर्कर्स पूरे आ ही गए। पर जो एक होता है ना कि उनको वैक्सीन मिल जाए जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जिन सिटीज़ में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कहीं पर भी, गुजरात, तो वहीं पर उनको वैक्सीनेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि भाई आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, यहाँ का लोकल आईडी कार्ड नहीं, आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हुआ क्या था कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस है, उसको, उसमें जब वो फेयर प्राइस शॉप्स पे जाकर के अनाज मांगने लगे ना, तो उनको ये कहने लगी भाई आपका जो राशन कार्ड है वो यहाँ का नहीं है, आपका लोकल है, आपका बिहार का है या झारखंड का है, गुजरात का नहीं है। तो गुजरात के पीडीएस शॉप ने वो राशन देने से मना कर दिया। चलो ठीक है कि अभी सरकार ने अपनी तरफ से इस चीज़ की सुध ले ली है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड बना दिया जाए। ऐसे में माइग्रेंट वर्कर जो हैं वो फूड ग्रेन को आसानी से एक्सेस कर सकें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से बात कही कि मतलब एक बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के पास में एक प्ली गई थी, एक रिक्वेस्ट गई थी एक तरीके से कि भाई माइग्रेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, आप मिनिमम वेजेस की रिक्वेस्ट आप मानो, मतलब एक तरीके से ऑर्डर दो कि हाँ एम्प्लॉयर को मिनिमम वेजेस तो देने ही पड़ेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने वो प्ली को एकदम डिस्कार्ड कर दिया। रीज़न बीइंग कि बोला उनको खाना, रहना तो चलो ठीक है बहुत मुश्किल हो रही थी, बट खाने को तो एक तरीके से सब्सिडाइज्ड रेट पे एकदम फ्री में अवेलेबल कराया गया था नवंबर 30 तक। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम वेजेस वाले रिक्वेस्ट को तो देखो एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। बट मेन जो पॉइंट अभी यहाँ का ये कि भाई अब इनको वैक्सीन ड्राइव में भी प्रायोरिटी पे रखा जाए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक बार ऑलरेडी झटका महसूस कर चुकी है, हम उससे ही नहीं उभर पा रहे हैं। तो दूसरा एक क्रैश अगर फिर से होता है तो रिवाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें इनफॉर्मल सेक्टर का तो बने रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्रिटिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम समझ लेंगे इसकी स्टॉप द ब्लेम गेम। ये आर्टिकल लिखा है सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन के द्वारा कि देखो बहुत बातें की जा रही हैं कि केसेस बहुत आ रहे हैं, पर जहाँ केसेस आ रहे हैं वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि अभी बात की जा रही है कि वेस्ट बंगाल में रैलीज हो रही थी और उन रैलीज के चलते बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए। बट रियलिटी ये है कि महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज़्यादा आउटब्रेक हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। दूसरी तरफ अगर देखा जाए पंजाब में केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये बोला जाता है, बोला फार्मर्स जो एजिटेशन हुआ था उसके चलते बहुत ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं। बट रियलिटी ये है कि फार्मर्स का जो एजिटेशन था वो दिल्ली में हुआ था। तो ये, और दिल्ली में केसेस हैं, पर दिल्ली में केसेस पिछले आउटब्रेक के कंपैरिजन में 4% कम है। तो एविडेंसेस बहुत कम हैं, एविडेंसेस एकदम क्लियर नहीं है कि कहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं और उसके पीछे वजह क्या है। देखो, लॉकडाउन लगाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? ट्रैकिंग की जाए, ट्रेसिंग की जाए और फिर बाद में उनका आइसोलेशन और ट्रीटमेंट किया जाए, तब जाकर के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। मास्किंग प्रॉपर हो, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, तब जाकर के ये बीमारी कंट्रोल में आएगी। देखो यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट है ना इस आर्टिकल को डिस्कस करने का, वो है केवल और केवल एक पॉइंट, बाकी और कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। वो ये कि राइटर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं गोम्पर्ट्स कर्व को, ठीक है। उस कर्व का मेन काम ये है कि वो एफिशिएंटली आपको डेटा को एनालाइज करना दिखाता है, और इसमें ये एक्यूरेट मेथड बताया इन्होंने कि टाइम सीरीज प्रोसेस में आप वायरस के डिफ्यूजन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। ये टाइम के साथ साथ में वायरस का क्या वेरिएशन आया, उस वेरिएशन को स्टडी करने के लिए ये कर्व है गोम्पर्ट्स कर्व, ठीक है। ये डेवलप हुआ था 1825 में, और इसमें मेन काम क्या था? मोर्टेलिटी को स्टडी करना कि डेथ रेट कितनी बनती है जैसे जैसे वायरस का इन्फ्यूज़न, वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि रिसेंटली ये कर्व न्यूज़ में था, ये क्या है, पूछा जा सकता है, बाकी चांसेस तो लगते नहीं मुझे। आगे चलते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे। कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज, इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 2 के साथ में, जुडिशरी के साथ में, ओके। और एक मैं वो भूल गया पीछे वाला, माइग्रेंट क्राइसिस वाला आप कनेक्ट कर सकते हो उसका जीएस पेपर 3 के साथ में, ठीक है, इकोनॉमी वाला सेक्शन, ठीक है।
वैसे आप सिलेबस देख के थोड़ा थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। सिलेबस को पहले देखा करो। जैसे ही ये पढ़ा, जैसे आर्टिकल शुरू होना, तो आर्टिकल शुरू होने से पहले थोड़ा बहुत आप एक बार सिलेबस को देख लिया करो। रोज़ सिलेबस को देखोगे तो अपने आप कनेक्ट करने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको सीधा इससे पढ़ाता हूँ, एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट भी नहीं कर सकता। जैसे सजेशन आता है कि सर हाईलाइट करो, ठीक है, तो सजेशन तो अच्छे हैं, मानता हूँ मैं, बट वो हाईलाइट करने के लिए मुझे न्यूज़पेपर का वेट करना पड़ेगा और फिर आगे की पूरी प्लानिंग बिगड़ जाती है। तो ऐसे में आपको कुछ दिन और मेरे साथ ऐसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट दिखता ही मिलेगा, ठीक है ना। आप मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और कोऑपरेट कर लो, हो जाएगा सारा। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स को लेकर के है। आज 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, उनमें 57 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बोल एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट्स को फाइनलाइज करने की ज़रूरत है। आज देखो वैकेंसीज कितनी है, जितनी टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है ना हाई कोर्ट्स को, उसकी 40% तो वैकेंसीज चल रही है वहाँ पे, जो कि कैसे फिर बाद में ये केसेस खत्म होंगे। और रही सही में कोविड-19 के चलते वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं, तो ऐसे में और केसेस कम हो गए। एडहॉक जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 224A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंडर में होती है। आज 416 वैकेंट हाई कोर्ट की जजेस की पोस्ट है। इनमें से 220 पोस्ट की रिकमेंडेशन हाई कोर्ट कॉलेजियम ने दी ही नहीं। दैट मीन्स केवल 216 सीट्स के लिए रिकमेंडेशन आई है। अभी तो 220 सीटें तो अभी भी खाली, सॉरी 186 के लगभग, एक सेकेंड, 196 जजेस की पोस्ट के लिए अभी रिकमेंडेशन आई है कि एडहॉक जजेस के तौर पे उनको अपॉइंट किया जाए। और एडहॉक जजेस को अपॉइंट किस कंडीशन में किया जाता है वो हमने कल रिपोर्ट अच्छे से डिस्कस की थी कि पिछले जो 4 जजेस के केस आए हैं 1981, 1993, 1998 और 2014, ये 4 जजेस केस आ चुके हैं। इन जजेस केस से एक सिस्टम बन गया है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी जजेस की, और उसी को बोल दिया गया है उस सिस्टम को ही मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अब उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में देखो कोई भी टाइमलाइन फिक्स नहीं की हुई है कि कितने टाइम के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रिकमेंडेशन गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। टाइम बाउंड मैनर में ऐसा कुछ नहीं था। बट अब की बार क्या कह दिया, इस जो लेटेस्ट वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की इस 3 जजेस की बेंच ने, जिसके हेड कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, तो इन्होंने ये कहा कि बोला अपॉइंटमेंट को आपको 4 महीनों के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, अराउंड 18 वीक्स, ठीक है। जिसमें अब ये बाउंडेशन है, ये अपने आप में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में एक और एडिशन है, ये मान के चलो आप, ठीक है ना। तो ये टाइम बाउंड मैनर का काम यहां पे नहीं था। तो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है हाईकोर्ट में कि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कंडीशंस को देखेंगे। पहली कंडीशन तो क्या होती है कि क्या वैकेंसीज जो हैं उस हाईकोर्ट में पर्टिकुलर में टोटल स्ट्रेंथ की 20% या उससे ज़्यादा है, तो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, वो नाम रिकमेंड कर सकते हैं कॉलेजियम बिठा करके फिर, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि एक ही तरीके के केसेस पिछले 5 साल से ज़्यादा से डिले चल रहे हैं, एक तरीके का, मतलब वहाँ पर उस पर्टिकुलर इशू को हैंडल करने के लिए, उस पर्टिकुलर नेचर के केसेस को हैंडल करने के लिए जजेस की कमी है, तो ऐसे में एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट दी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप मानो कि जजेस की जो पिछले अपॉइंटमेंट में ये देखो कि 10% से ज़्यादा केसेस ज़्यादा होल्ड पे हैं पिछले 5 सालों में, ठीक है, 10% से ज़्यादा केसेस पिछले 5 सालों से होल्ड पे हैं और उनको कोई क्लियरेंस ही नहीं मिल रही है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में भी एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। तो ऐसे 2-3 कंडीशंस हमने डिस्कस की थी जिनके बेसिस पे हाई कोर्ट्स में एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की जा सके, मतलब कार्यवाहक कुछ दिनों के लिए काम करें, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और वो जैसे टास्क कंप्लीट हो उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में समझाई हुई जो मैंने आपको समझाया। अच्छा, अभी क्या है, सेकेंड वेव आ चुकी है कोविड-19 की, तो क्राइसिस तो और ग्रेव होने वाला है क्योंकि फिर से वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे चली गई जुडिशरी, तो केसेस तो और पेंडिंग हो जाएंगे। तो देखो जजेस की अपॉइंटमेंट टाइम पे होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में अगर सही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा ना, तो ऐसे में अपॉइंटमेंट भी टाइम पे नहीं हो पाएगी और जुडिशरी के फंक्शनरी पे भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में फिर क्या वाकई में एक डेमोक्रेसी के लिए सही बात है? जी बिल्कुल नहीं। कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए। आगे चलते हैं।
ठीक है। और ये वाला आर्टिकल नीड टू एड्रेस, इस आर्टिकल में एकदम सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें बताई हुई है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको आपके सामने एकदम स्क्रॉल अप कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसको आप देख लेना। तो डिस्कशन यहीं ख़त्म है, इतना ही था कंटेंट जितना हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।